बॉयल्स लॉ। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में फिर से। सो दिस इज गोइंग टू बी, पहले है गैसियस लॉ और इसमें फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। पता है आपको क्या होते हैं ये? एनीवन नोज दैट? नो। यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, निहारिका भी बताएंगे आपको। तो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है? देखो आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि कोई भी गैस अगर किसी कंटेनर में रखी हुई है तो उसके 4 पैरामीटर चाहिए, है ना? यू नीड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब मान लो आपको दो के बीच में रिलेशन देखना हो, कोई दो, चाहे ये दो हो, चाहे ये दो हो, चाहे ये दो हो, कोई भी हो, है ना? यू वांट टू लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो क्या करना पड़ेगा? अदर टू को यू हैव टू मेक इट कांस्टेंट। तो पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हैं देन वी हैव टू मेक इट अदर टू कांस्टेंट। मतलब एक फिक्स्ड मास गैस लेंगे, गैस का एक फिक्स्ड मास लेंगे और एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे, है ना? टेम्परेचर वेरी नहीं करा रहे हैं, मतलब हीट नहीं कर रहे हैं, कूल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कंटेनर है। अब क्या कर रहे हैं? इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, है ना? या फिर प्रेशर कम कर रहे हैं तो चेक कर रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा। सो इफ वी वांट टू बिल्ड अ रिलेशन, ठीक है, तो वी हैव टू मेक इट टू थिंग्स इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर हम बोलेंगे तो फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, फॉर ए फिक्स्ड mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। ठीक है, सिंपल सा बात यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर हटाओगे, आप प्रेशर एक्सर्ट करना बंद कर दो, मान लो पहले ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, अब आपने ये प्रेशर हटा दिया तो प्रेशर घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट इज बॉयल्स लॉ। तो जहां जहां प्रेशर बढ़ता जाएगा वहां वहां पे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो दैट इज रिटन एज कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, right? This is going to be your Boyle's law expression. Now you can write, hence we can write P is equals to K by V, where K is constant. So we can write P into V equals to K, or you can write constant. ठीक है, so there is going to be, this is the, let's say, equation. You can say P into V equals to K, which is nothing but constant. ठीक है, अब अगर मान लो दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं, then you can write at different pressure and volume, है ना, for a fixed mass of a gas and at constant temperature, and at constant temperature क्या हो जाएगा? P1 B1 equals to P2 V2, which is nothing but K, which is nothing but constant, है ना? तो बार बार मैं constant नहीं लिख रहा हूँ, that is starting I am writing K. तो P1 B1 equals to P2 V2। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से फास्ट।
बोलो भाई क्या डाउट है? सर आपने n क्या लिखा है? n इज नंबर ऑफ मोल्स, ओके। है ना? सर ये बॉयल्स लॉ क्यों होता है? मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज, गैस के 4 पैरामीटर है ना? जैसे मान लो कोई गैस है, उसको डिफाइन करना है, देन यू नीड टू डिफाइन दीज 4 पैरामीटर, एंड नाउ वी आर बिल्डिंग रिलेशन कि एनी 2 पैरामीटर आर गोइंग टू बी कैसे आपस में एक रिलेट होंगे, है ना? तो जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, है ना, आप ऐसे समझो कि आपने क्या किया, एक कंटेनर में कोई गैस ली, है ना तो आपने इस गैस का कोई नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए, राइट? इट्स गोइंग टू बी सेम, लेट्स से गैस, और ना ही आपने इसको अलग हीट किया, कुछ किया, है ना, सो द टेम्परेचर इज आल्सो गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। अब आपने धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना चालू किया, तो क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, है ना, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू हैपन, है ना? जैसे आपके लेट्स से यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम बलून लेंगे तो बलून में ऐसे करके प्रेशर डाल रहे हैं, राइट? सो दिस गोइंग टू बी, लेट्स से उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, है ना? या रबर टायर हो गया, उसमें भी ऐसा हम देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू लेट्स से कंप्रेस, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो वी आर रिलेटिंग दीज पैरामीटर्स। अब इनकी कुछ लॉज हैं कि जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो जिसने पहले देखा उसने अपनी बात कही कि ये होता है और ये बात सही है, सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दोज नेम्स कि बॉयल्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया ये ऐसा हो रहा है, राइट? So on the name of boils, this is the law. अब इसका let's say right, P1 V1 equals to P2 V2 is equals to constant. इसके ग्राफ बनते हैं, ग्राफ we are going to let's understand. So अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर और यहाँ लिखा है वॉल्यूम, तो कैसा ग्राफ बनेगा? सब लोग अपने अपने ड्रॉ करके देखो। I have already given you the equation which is P equals to K by B. Correct. So this is going to be a kind of parabola type, है ना? So this is going to be like this, or you can say better term is hyperbola, right? ठीक है, right, correct. So this is going to be, ये अगर आपको या देखना हो तो ये एक तरह से लिखा हुआ है y equals to k by x, तो x into y equals to k, that is nothing but hyperbola graph. अब प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो एक क्वाड्रेंट में हम ग्राफ देख रहे हैं, इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है? तो ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा ग्राफ जो है यहाँ पे ऑल दीज पॉइंट्स है ना, जैसे मान लो यहाँ पे P1 B1 आया है ना, करस्पॉन्डिंग टू दिस, राइट? फिर लेट्स से आपने प्रेशर और कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, ये अलग अलग पॉइंट ऐसे आ रहे हैं और आप ड्रॉ कर रहे हो, राइट? सो इन ड्यूरिंग ऑल दीज पॉइंट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है? ये सब बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बेसिस पे थर्मोडायनेमिक्स भी आएगी, दोनों चैप्टर रिलेटेड है। नाउ अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि मैं अलग अलग टेम्परेचर पे कोई गैस रख रहा हूं, है ना, ये नहीं समझा तो आप वैल्यू रख लो, है ना? जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही, मान लो आपका प्रेशर जो है वो 10 atm है और वॉल्यूम जो है वो है 2 लीटर, ठीक है? तो 10 इंटू 2 20 है। अब मान लो आपने प्रेशर 5 कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा? 4 हो जाएगा। प्रेशर आपने 2 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्रेशर आपने 1 कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब इन सबको ड्रॉ कर लो, 4 कोऑर्डिनेट हो गए आपके, 10 2 5 4 2 10, तो ड्रॉ कर लो।
पहले 10 2 राइट, सो दिस इज P, दिस इज V, है ना। सो ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 2,10। फिर हमने क्या करा, वॉल्यूम 4 था, 4 और 5 आ गया, सो वी हैव रिटन 4,5, देन वी हैव रिटन 10,2, है ना, ऐसे करके 10,2। फिर हमने और देख लिया आगे ऐसे, सो दिस इज गोइंग टू बी 20,1। बस ऐसे करके आप ड्रॉ कर लो ग्राफ, ऐसा आएगा। समझ में आया निहारिका? सर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा? अरे हमने अभी बताया तो था, 2 फैक्टर ले रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, यस सर, हाँ, ओके। 2 फैक्टर ले रहे हैं, बाकी 2 को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब गैस का मास फिक्स्ड है, गैस हम गैस नहीं भर रहे हैं उसमें अंदर, है ना, ना गैस को निकाल रहे हैं। तो हाँ गैस, सर। तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए। अब टेम्परेचर भी फिक्स रख रहे हैं, मान लो जो भी टेम्परेचर पे है गैस, हम केवल प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक ओके। है। हाँ, जिनको ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, वो एक रैंडम वैल्यू लेके ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं ये वैल्यूज अभी रैंडम ड्रॉ वैल्यू जो है उनको रब कर दे रहा हूँ। दिस इज द नेचर। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो वो इस बात से भी याद रख सकता है कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन या फिर k अपॉन x लिखा हुआ है, देन इट इज गोइंग टू बी हाइपरबोला। जैसे लिखा हुआ y इक्वल्स टू p, कहाँ पे है, y क्वाड्रेंट y एक्सिस पे लिखा हुआ है हमने, राइट, एंड v कहाँ पे लिखा है हमने, x एक्सिस पे, तो p की जगह हमने y लिख दिया, क्योंकि बच्चों को ये ज्यादा अच्छी तरह से चमकता है y एंड x, है ना। इतना देख लेते हैं y और x तो ज्यादा समझ में आएगा। y इक्वल्स टू k by x लिखा हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी x into y इक्वल्स टू k। ठीक है, तो बस आप ऐसे देख सकते हो। ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, हाइपरबोला का ग्राफ। ये इसमें किसी को कोई डाउट? अब मैं आगे चलूं? बोलो। सर इसमें जो प्रेशर है लॉ में, तो सपोज अगर हम एक बॉटल में गैस भरे हुए हैं फॉर दी वॉल्यूम, और हम धीरे धीरे गैस निकाल रहे हैं बाहर, तो जो प्रेशर होगा, हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो प्रेशर बढ़ेगा। तो वो जो प्रेशर है वो गैस एक्सर्ट वाली है या उस जो बॉटल का फेस है, एग्जैक्टली प्रेशर कौन सा है? फिर से बोलो, क्या बोला सर तुमने? मतलब मैंने इस लॉ नहीं, तुमने को, लास्ट क्या पूछा, वो लास्ट बोलो। हाँ वो प्रेशर जो बॉटल पे आ रहा है बाहर से या अंदर से गैस प्रेशर दे रही है वो। ओके, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम, है ना, एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम। हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक ये कंटेनर है और ओके इसके ऊपर सर। ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये मूव कर सकता है। ठीक है, ओके। पहले मान लो उस पर कोई हमने वेट नहीं रखा हुआ था, हाँ, कोई भी वेट नहीं रखा था हमने, और इसका मान लो वॉल्यूम था 5 लीटर, लेट्स से। ठीक है, ओके। हाँ एकदम से हमने यहाँ पे वेट डाल दिया, हाँ तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, मूव करेगा, हाँ, लेकिन एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। क्योंकि वो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस पर। वो वाटर नहीं, गैस जो होगी वो भी उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ओके इसको सर। बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये पी एक्सटर्नल हमने बाहर से लगाया, हाँ गैस ने भी इस पे उतना ही प्रेशर लगाना चालू किया। मतलब शुरुआत में क्या हुआ, जब तक ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से बड़ा है, हाँ, अभी तो नीचे जा रहा है ये। ओके सर, ये समझा। होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस पॉइंट पे चाहे आप एक्सटर्नल बोलो चाहे आप गैस का बोलो, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, है ना। हाँ, इस पॉइंट की ओके। बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तब की बात कर रहे हाँ, तो हैं। इक्विलिब्रियम ओके, की बात हो रही है। थैंक यू सर। और कोई डाउट? ये बात समझ गए आप कि हम जब हम प्रेशर लिख रहे हैं वो गैस का प्रेशर है, बट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रही है, राइट। ठीक है, तो जो हमने अप्लाई किया है प्रेशर, वही प्रेशर गैस का भी प्रेशर होगा। नाउ अब आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब अगर मान लो उसी कंटेनर को अलग अलग टेम्परेचर पे रखें, मतलब कंटेनर मान लो हमने ये एक
कंटेनर को एक और मतलब बॉक्स में रखा और यहाँ टेम्परेचर हमने फिक्स करा है लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने इसी गैस को हमने एक और लेट्स से कंटेनर में रखा, वहां टेम्परेचर हमने फिक्स किया 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हमने एक और कंटेनर में लेट्स से रखा और यहाँ टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से अलग अलग टेम्परेचर है। अब यहाँ पे हम सेम लेट्स से प्रेशर और वॉल्यूम में लेट्स से एप्लीकेशन देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कंटेनर है उसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं एंड देन वी आर चेकिंग। तो इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, हाउ दिस इज गोइंग टू लेट्स से चेंज। तो इसके लिए हम एक और ग्राफ खींचेंगे, सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मान लो सेम गैस है बट अलग अलग टेम्परेचर है PV, तो यहाँ अलग अलग ऐसे लाइन मिलेगी दैट इज गोइंग टू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2, T3। डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग लाइन मिलेगी। अब ये डिफरेंट टेम्परेचर पे लाइन कैसे मिलेगी वो समझ लेते हैं। होता ये है, अगर मान लो किसी गैस को, मैं ऐसे सोचो कि एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए लाइन जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। Now I'm just trying to build a relation between volume and temperature. ठीक है, अब बताओ एक गैस है ना, उस पे यहाँ फिक्स प्रेशर लग रहा है और हम उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहा है V3, यहाँ पे जो भी है वॉल्यूम दिख रहा है दैट इज V1, लेट्स से यहाँ V2, यहाँ V3। तो V1 इज मैक्सिमम। ये यहाँ पे मान लो 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 5 लीटर है, ऐसे करके, राइट। सो V1 इज मैक्सिमम, दैट मीन्स T1 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो क्या हो गया, T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। तो ये रिलेशन हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, वो एक अलग लॉ है, उसको भी समझेंगे, राइट, चार्ल्स लॉ के नाम से। बट यहाँ पे अभी हमें ये कोरिलेट करना था, सो वी हैव डन। ये 3 डिफरेंट आइसोथर्म लाइन है, अलग अलग टेम्परेचर पे गैस का देख रहे थे बिहेवियर क्या आएगा, कैसे हम प्रेशर अगर वेरी करेंगे तो कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, राइट, दैट वी आर चेकिंग। कि मतलब अगर मान लो हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस ली है, उस पर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वहां वॉल्यूम क्या आएगा। 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने गैस ली है, फिर हम वहीं पे सेम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। और लेट्स से हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो कैसे वॉल्यूम चेंज होगा। सो दैट्स वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये 3 ग्राफ बनेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ग्राफ कैसे आए, एनीवन, उनको समझ में आ गया। तो बेस्ट तरीका है कि एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन आप खींच लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो, राइट। सो दैट इज P, लेट्स से P1। फिर आप देख लो उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट। प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वैसे करना है तो आप क्या करो, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींच लो। कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींचेंगे तो प्रेशर जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें दूसरा ग्राफ, एक और ग्राफ। Let's say if now we are drawing the graph between PV versus P या फिर और PV versus, है ना, V। तो ये ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट लाइन रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस इंटरसेक्ट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, सो दिस इज नथिंग बट K, है ना। आगे हम ये देखेंगे ये K क्या होता है, NRT होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ K इज नथिंग बट NRT, है ना। PV इक्वल्स टू NRT हम पढ़ चुके हैं। PV इक्वल्स टू K का मतलब क्या है, PV इक्वल्स टू NRT। ओके, का मतलब ये है कि आप प्रेशर चाहे कितना भी चेंज कर लो, P इंटू V का जो भी मल्टीपल है ना, दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट विच इज नथिंग बट NRT अनटिल अनलेस हम टेम्परेचर ना चेंज करें, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज ना करें, ये चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट ग्राफ,
नेक्स्ट ग्राफ आपको खींचना है P वर्सेस 1/V. Another graph we want to draw, that is P versus 1/V. ड्रॉ करो. करेक्ट तपन. गलत यश. P वर्सेस 1/V. तो ऐसे ग्राफ कैसे लिखते हैं? तो पहले फिर से लिख लो इक्वेशन P इक्वल्स टू K/V. अब आप रिप्लेस कर दो, P की जगह लिख दो Y और 1/V की जगह लिख दो X. तो ये लिखा है Y इक्वल्स टू KX. ठीक है, 1/V क्या है? X हो गया. तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विच इज गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन. ठीक है. व्हाट इज गोइंग टू बी स्लोप? अगर कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप हो जाएगा क्या? दैट इज K which is nothing but nRT. Right? This is at T1 टेम्परेचर. मान लो अगर हम टेम्परेचर अलग अलग रख रहे हैं, T1 टेम्परेचर मतलब ये आइसोथर्म हो गया है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है. अगर मान लो हम अलग अलग टेम्परेचर रख रहे हैं और ये टेम्परेचर है T1, T2, T3 and this is P, this is 1/V. तो बताओ इनमें कौन बड़ा होगा? T3 बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा? करेक्ट अमित. तो आप या तो स्लोप से देख लो, स्लोप बढ़ेगा तो T बढ़ेगा. राइट, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. राइट, जिसका स्लोप ज्यादा, ठीक है, उसका टेम्परेचर ज्यादा. सो वी कैन राइट, वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. ठीक है. अब और आप क्या समझ सकते हो कि चाहे हम कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींच लें, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन जो भी खींचेंगे वहां पे क्या होगा? 1/V भी कांस्टेंट होगा. अब आप करस्पॉन्डिंग देख लो, प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका, जिस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से प्रेशर P1 या P2 या P3. कौन ज्यादा है? P1 ज्यादा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. तो दोनों तरीके से देख सकते हो आप. स्लोप इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, nRT1 दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज. या तो आप ऐसे देख लो या फिर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींचोगे तो 1/V भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो प्रेशर जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा. ठीक है. ठीक है, तो ये याद रखने के लिए काफी आसान है. आपको बार बार मतलब नहीं रखना है ना. इसमें कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके देख सकते हैं. अब मान लो इसी में ग्राफ ले लेते हैं, log P वर्सेस log V. इसका ग्राफ बताओ. log P वर्सेस log V. तो अगेन आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लिख लो P इक्वल्स टू K/V या PV इक्वल्स टू K whatever and take the log. log P plus log V that is equals to log K which is going to be a constant. log P क्या है? Y. ये क्या है? X. that is equals to C. Y equals to minus X plus C.
ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। अब आप इस ग्राफ को देख लो, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी सी, और फिर ये डाउन द ग्रुप, डाउन लेट्स से डिक्रीजिंग जाएगा। ऐसा ग्राफ नेगेटिव, करेक्ट। तो ऐसे जो भी ग्राफ है आप बना, आपको इक्वेशन अगर आती है तो आप समझ सकते हो आपको कैसे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। बात आती है इसमें एप्लीकेशन कैसे आती है, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, राइट। log P is 0, that means P is pressure is 1, है ना, ठीक है। log P is 0, that means pressure is 1। नेगेटिव में भी जा सकता है ये, क्योंकि अगर वैल्यू प्रेशर की 1 से कम होगी तो नेगेटिव आएगा ना, 1/2 समथिंग होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है, बट ठीक है ना, हमें नेचर समझना है। समझ में आ गया अमन? एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होता है? अरे लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। तो देखो इसमें अब कहाँ पे एप्लीकेशन आते हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें, बाकी हम समझा रहे हैं। तो एप्लीकेशन वहां पे आएंगे जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम उसके कारण चेंज हो रहा है। सो लेट्स से कहीं पे हो सकता है कि कोई कंटेनर हो, राइट, उसमें हमने लेट्स से कुछ गैस भरी हो, प्रेशर चेंज किया हो, राइट, सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम क्या होगा वो भी देखेंगे। फिर आ सकता है कि ऐसा जैसे कोई बलून है ना, वो बलून की कोई कैपेसिटी है, मान लो बलून की कैपेसिटी है 1 लीटर का बलून बलून है, वो 4 लीटर तक एक्सपेंड हो सकता है ना, उसके बाद वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और हमने बोला कि वो छोड़ दिया आपने, है ना, एयर में। और हमने एक आपको आइडिया दे दिया है कि देखो हर 100 मीटर में मान लो कुछ प्रेशर चेंज हो रहा है, है ना, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्रेशर इज वेरिंग लाइक दिस, ठीक है, एयर में, कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको पता है प्रेशर कम होता जाता है, तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आपको पूछा जा सकता है कि किस हाइट पे जाके, है ना, वो बर्स्ट हो जाएगा प्रेशर के कारण, क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे बलून बड़ा होता जाएगा, राइट। सो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। या कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई बबल दे रखा है लेक में, मान लो बिल्कुल बॉटम पे, राइट, उस बबल, जैसे जैसे बबल ऊपर की तरफ जा रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्यों, प्रेशर कम होता जा रहा है नीचे। तो अभी कल हमने जब बैरोमीटर बताया था तो हमने बताया था लेक में कैसे नीचे हाइट बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ता जाता है ना, याद है, 1 atm इक्वल्स टू 10.33 मीटर इन वाटर, ठीक है, पर एटीएम। तो मान लो कोई बबल है, वो नीचे है, और जब वो ऊपर पहुंचा लेक में तो उसका डायमीटर दे रखा है, तो वो पूछा गया कि बताओ हाइट ऑफ लेक क्या है, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े लेंथी होते हैं, इनोवेटिव टाइप के होते हैं, वो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे।
तो इसमें इसके एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, ऐसा बोलो भाई। यस सर हम्म अभी वो एयर लैंटर्न होता है ना, तो वो भी कुछ हाइट पे जाके बर्स्ट हो जाता है। क्या चीज होता है? एयर लैंटर्न। हाँ नहीं यार, उसमें तो वो नहीं होता ना, बंद थोड़ी ना है वो। उसमें तो आप उसमें वो क्या? दूसरा, आप तो उसमें कुछ जलाते हैं ना, कुछ केमिकल रहता है दैट इज गोइंग टू बर्न, शायद कैम्फर वगैरह कुछ रहता है, वो बर्न होता रहता है, वही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ तो वो तो टेम्परेचर के कारण उसमें आता है, राइट। ओके। टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण आता है, जैसे जैसे हॉट एयर होगी, राइट, उसके कारण वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर सर क्या होता है ऊपर जाके, मतलब वो? जब उसका बंद हो जाता है, क्या कहते हैं, ये खत्म हो जाता है, वापस आ जाता है नीचे। वो नीचे आता है? हाँ और क्या। ओके। बलून नहीं। भी नीचे आते हैं, सारे बलून नीचे आते हैं। हम तो ये परफेक्टली सोच रहे हैं कि कई बलून धीरे धीरे विद टाइम उनमें लीकेज होती रहती है थोड़ी बहुत। तो हाउ मच लाइक टाइटली यू आर गोइंग टू, लेट्स से, आपने देखा होगा ना घर में भी, अगर आप कोई नया बलून लेके आओगे 2 दिन बाद उसका वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, राइट। यस सर। हाँ ओके। तो वो तो मतलब धीरे धीरे होगा ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं मान लो परफेक्ट कंडीशन है कि नया, मान लो गैस लीक नहीं हो रही है और फिर वो ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट कब किस हाइट पे होगा जाके, ऐसे करके। ओके सर। ठीक है। हाँ देर आर तरंग मैनी फैक्टर की बलून ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो क्या होता है, राइट। देर आर मैनी मैनी लेट्स से रीजन, ठीक है। तो वो हमें नहीं पढ़ना है इतना, वी डोंट हैव टू। लॉग वाला ग्राफ फिर से बताना है, लॉग आप ले लो भाई, पीवी इक्वल टू के, लॉग लेना आता होगा, लॉग है ना, दो लॉग पी प्लस लॉग वी एंड सॉल्व इट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, लिखो भाई सब लोग। The diameter of a bubble at the surface of lake is 4 mm. The diameter of a bubble at the surface of lake is 4 mm and at the bottom of lake is 1 mm. ठीक है। If atmospheric pressure is 1 atm and the temperature of lake water and the atmosphere are equal, है ना, फिर से लिखो, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ ए बबल एट सरफेस ऑफ लेक इज, the diameter of a bubble at the surface of lake is 4 mm and at the bottom of lake is 1 mm. ठीक है, सरफेस पे ऊपर 4 mm है, नीचे 1 mm है। And if atmospheric pressure is 1 atm, ठीक है, and the temperature of lake water and the atmosphere are equal, so that we don't want कि यार टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम आए, है ना। So this constant, what is the depth of lake? What is the depth of lake? तो समझा देता हूं मैं कि अगर मान लो ये आपकी लेक है, इसके यहाँ पे जो बबल है इसका डायमीटर इज 4 mm एंड यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 180। ये कह रहा है कि ये बताओ ये डेप्थ कितनी होगी, व्हाट इज द डेप्थ हियर h, जब ये डायमीटर 1 mm हो जाए। ठीक है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से लिख लो भाई जिन्होंने नहीं किया है। द डायमीटर ऑफ ए बबल एट द सरफेस ऑफ लेक इज 4 mm एंड एट द बॉटम ऑफ लेक इज 1 mm if the atmosphere pressure is 1 atm and the temperature of lake, ठीक है, ये बबल स्फेरिकल मानना है, ठीक है पूरा। आप इससे आपको क्या पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा, राइट।
सो आई हैव लाइक इसको पूरा आप स्फेरिकल मानो, d मतलब डायमीटर, राइट, and the atmosphere are equal, what is the depth of lake? सब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। हमें हाइट बतानी है, डेप्थ बतानी है, मतलब सॉरी, गलत तपन, प्रेशर तुम्हारा ठीक है, आंसर गलत है। ये क्या है, 10⁻³ लेक की ये हाइट है, डेप्थ होगी, सोचो जरा। गलत सौरभ, तपन आपने किया सही है और लास्ट में आपने गलती करी है। 1 atm equals to how many meter in water? गलत अमन, गलत वेदिका, करेक्ट तपन। चलो अब देखते हैं, काफी लोग आसपास पहुंच गए। सौमिल करेक्ट, मतलब पास में हो, लेकिन कुछ गलत है, आपने 64 के हिसाब से लिया है, आई थिंक इसलिए गलत आया होगा। आई विल सी, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इनिशियल लेट्स से कंडीशन है, P1 इज नथिंग बट यू विल राइट 1 atm and B1 is nothing but 4/3 pi r cube, है ना, this is the volume, and diameter you can write, so this is going to be 4/3 pi d cube by 8। हमको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ रिलेशन दिख जाएगा, so we are going to let's say D1 यहाँ लिख लेते हैं। P2 we don't know, है ना, we don't know P2, and V2 we know, that is 4/3 pi d2 whole cube by 8, right? So this is now P1 B1 from Boyle's law, P1 B1 equals to P2 B2. So you can write 1 into 4/3 pi d, मतलब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब डिवाइड बाई, है ना, 8 इक्वल्स टू P2 you don't know, V2 is 4/3 pi 1 का क्यूब बाई 8। ये सब कट गया, है ना, ये सब कट गया, राइट। सो P2 is nothing but 64 atm। आई थिंक यहां तक बहुत लोग पहुंच गए थे, ठीक है। अब राइट, अब समझते हैं कि यहाँ पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो जब मैं बैरोमीटर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था, अगर मान लो ये बैरोमीटर है और यहाँ एयर है, राइट, फॉल्टी बैरोमीटर वाला केस, और ये मान लो आपकी हाइट ऑफ अच्छे मरकरी है, तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर क्या था, ये एयर के कारण जो लगने वाला प्रेशर है ना, और यहाँ पे जो ये mg के कारण लगने वाला प्रेशर, दैट इज रो जी एच, वो दोनों ऐड होंगे, दैट इज गोइंग टू बी P, लेट्स से जो भी यहाँ पे आएगा, है ना, P। तो सेम प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है उसमें ये P atm 1 atm को भूल नहीं जाना है। So this is P2 is nothing but
P1 plus rho GH, ठीक है, that is 64 equals to 1 plus rho GH, तो this is 63 ATM. 63 ATM को आप कन्वर्ट कर लो हाइट ऑफ वाटर में, तो 1 ATM equals to 10.33 meter of water. So 63 ATM equals to 63 into 10.33 meter of water. बस आंसर. So this is 630 plus 0.33 कितना हो जाएगा, 63 by 3, so 21. आंसर is 651 मीटर. तो ये हो गया आपका आंसर 651 मीटर. अब जिन लोगों का आंसर गलत आया उन्होंने 64 को लेके कर लिया, वो ये बात भूल गए कि ये 1 ATM गायब नहीं हो जाएगा, है ना. समझ में आया ना, किसी को कोई डाउट? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. एक और क्वेश्चन देखते हैं. लिखो क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना और फिर समझना. अ रबर बलून, रबर बलून मतलब जो ऑब्वियसली इट कैन चेंज साइज, सो दैट्स व्हाई अ रबर बलून contains some solid marble. A rubber balloon contains some solid marble. ठीक है. Each of volume 10 ml. Each of volume 10 ml. मतलब एक बलून के अंदर ऑलरेडी कुछ मार्बल पड़े हुए हैं, ठीक है. A gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm. ml 10 ml, वॉल्यूम ml में आएगा, ठीक है. A rubber balloon contains some solid marble, each of volume 10 ml. A gas is filled in the balloon at pressure of 2 atm. A gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm. And the total volume of balloon is 1 liter. And the total volume of balloon is 1 liter. In this condition, ठीक है. तो प्रेशर क्या कर रहे हैं, 2 ATM है, तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है. अब if the external pressure increase to 4 atm, if the external pressure is increased to 4 atm, if external pressure is increased to 4 atm, the volume of balloon becomes 625 ml. The volume of balloon becomes 625 ml. Find the number of marbles present in balloon. Find the number of marbles present in balloon. तो इसमें हमें एक बात समझाना चाहता हूं पहले, राइट. क्वेश्चन में फिर से एक बार रीड कर दे रहा हूं सो दैट जिन्होंने नहीं लिख पाया, कुछ मिस हो गया, लिख लें. अ रबर बलून कंटेन्स सम सॉलिड मार्बल, ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml. A gas is filled in balloon at a pressure of 2 atm and the total volume of balloon is 1 liter. If the external pressure is increased to 4 atm, the volume of balloon becomes 625 ml. Find
the number of marbles present in the balloon. Yes, ये क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ना. उसकी लैंग्वेज फिक्स होती है, अपने मन से बनाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाती लैंग्वेज. बेटर इज टेक द रेफरेंस. अब देखो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनसे है, किसी बच्चे के लिए हुए हैं, पढ़ाया पहले, बुक से नहीं है. चलो एनीवे. तो अब देखो इसमें क्या है जो मैं समझाना चाहता था वो ये है कि मान लो एक एम्प्टी कंटेनर है, मान लो इसमें कुछ नहीं रखा है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कई बच्चों को ये बात याद नहीं रहती है ना. इफ दिस इज एम्प्टी देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस. तो ये समझना है पहले. लेकिन अगर इसमें कुछ रखा हुआ है ना, right, let's say some marble are let's say present here, ठीक है. तो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है दैट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. तो जो आपको ये वॉल्यूम मिला है दैट इज ऑफ कंटेनर, है ना, 1 लीटर या 625 ml. आप P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए. तो दिस वाज द हिंट. लेट्स सी कितने लोगों को ये हिंट समझ में आया है. आई विल गिव यू 3 minutes देन आई विल एक्सप्लेन. यस 25 आंसर है. 25 इज द आंसर. एक लोगों का आ गया है ना. तपन गुड. कैसे किया, हाथ उठाओ. P1 V1 is equal to P2 V2 करके किया. ओके. तो 2 into 1000 minus 10x is equal to 4 into 625 minus 10x. इक्वेशन आता है और फिर कट जाता है से. फिर 100 minus x is equal to 125 minus 2x आता है. फिर x is equal to 25. गुड गुड. तो यही करना है यहाँ पे आपको, राइट. यू हैव टू अप्लाई. मैं बस टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट, आप लोग ट्राई कर लो, फिर आई विल टेल यू. ठीक है. तो इसमें जो बात याद लर्न करने वाली है वो ये है कि जब एम्प्टी होगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर होगा. जब ये एम्प्टी नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस. आपको फिर देखना पड़ेगा कि उसमें, राइट, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है. ये कंटेनर से ही बात नहीं है. अगर मान लो यहाँ पानी भरा होता, मान लो एक लिखा हुआ है कि एक कंटेनर है उसमें, है ना, 100 ml वाटर भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम जो है ना वो 1 लीटर है. तो आपकी गैस के लिए वॉल्यूम अवेलेबल कितना हुआ, बाकी 900 ml. ठीक है. तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें ध्यान रखना है. तो चलते हैं. तो लेट्स से X marbles are present. ठीक है. तो आपको हेंस वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स क्या हो जाएगा, 10x, है ना, इन ml. वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 minus 10x, दैट इज V1. ठीक है. एंड द P1 at that condition is 280. What is going to be V2 gas at second condition, 625. भाई प्रेशर चेंज करने से मार्बल सॉलिड का तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सो दिस इज गोइंग टू रिमेन 10x. एंड P2 is equals to 480. Now you just apply P1 V1 equals to P2. So that's it. Your answer is 2 into 1000 minus 10x equals to 4 into 625 minus 10x. So this is going to be 2000 minus 20x equals to. अच्छा, हमने ये 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ml लिखा है. So that's why you have to write in same, let's say, unit, इसलिए इसको लिया है.
So this is going to be 625 into, so this is 2500, 500 minus 48. So that's it. 20x equals to 500, x equals to 25. समझ आ गया? करेक्ट. तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी थी. जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो. अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉल्टी बैरोमीटर. फिर से वही बात सौमिल, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना एक्सटर्नल, तो गैस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन. ठीक है. तो अगर आपने एक्सटर्नल 4 atm किया तो वी आर गोइंग टू निहारिका 320 तक आई विल एक्सटेंड. ठीक है. अब चलो एक फॉल्टी बैरोमीटर का क्वेश्चन आप लोग लिखो. तो क्वेश्चन में इसमें क्या है, द रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर इज 700 mm of Hg. ठीक है. द रीडिंग ऑफ ए फॉल्टी बैरोमीटर इज 700 mm of Hg when the actual pressure is 750 mm of Hg. है ना. जो फॉल्टी बैरोमीटर है वो शो कर रहा है 700 mm of Hg, जबकि एक्चुअल रीडिंग है 750 mm of Hg. The length of air column trapped in this case is 10 centimeter. The length of एक मिनट. The length of air column trapped in this case is 10 centimeter. Find the actual value of atmospheric pressure when reading of this barometer is 750 mm of Hg. हम कह रहे हैं कि what is going to be actual reading of atmospheric pressure, मतलब actually में कितना होगा when reading of this barometer is 750 mm of Hg. इसमें एक assume है, assume that the length of barometer tube, assume that the length of barometer tube above mercury surface is the length of, assume that the length of barometer tube above mercury surface is remain constant, is remain constant. ठीक है. मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. The reading of faulty barometer is 700 mm of Hg when actual pressure is 750 mm of Hg. The length of the air column trapped in this case is 10 centimeter. Right? Find the actual value of atmospheric pressure when the reading of this barometer is 750 mm of Hg. Assume that the length of barometer tube above the mercury is remain constant. ठीक है. क्वेश्चन में थोड़ा हिंट मैं समझा देता हूँ what I am trying to say. So let's say एक बैरोमीटर है और वो फॉल्टी बैरोमीटर है, मतलब उसमें एयर बबल प्रेजेंट है ना. मैंने आपको बताया था ब्रिम तक भरते हैं ताकि कोई एयर बबल ना आए, वैक्यूम बने. राइट.
But let's say in this example we are having a barometer और इसकी लेंथ ये फिक्स है ना इन बोथ केसेस, और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है. सो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे ये एयर भरा हुआ है. एंड दे आर सेइंग कि ये जो यहाँ पे ये जो हाइट दिखा रहा है दैट इज गोइंग टू बी शो. अगर मान लो कोई आदमी देख रहा है, उसको नहीं पता यहाँ एयर है, सो अकॉर्डिंग टू हिम द प्रेशर इज 700 mmHg. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 700 mm is the height of mercury. ठीक है. Now they are saying कि अगर मान लो दूसरी कंडीशन है, अगर मान लो यहाँ पे ये हाइट है ना, ये 700 mm है, ये 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यू कैन राइट 100 mm. So you know the height of this proper let's say tube is 800 mm. Now they are saying कि अगर ये 750 mmHg पहुंच जाता है, मतलब 750 mm पहुंच जाता है, यहाँ पे भी एयर है, तो बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा. सो आई होप कि ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं जब ये बैरोमीटर 700 mmHg प्रेशर शो कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो प्रेशर है वो 750 mmHg है ना, P बैरोमीटर is 750 then P actual is 700 and P actual is 750 mmHg. अब ये कह रहे हैं बताओ यहाँ पे P बैरोमीटर जो है वो आ रहा है 750 mm of Hg, तो P actual क्या होगा, what is going to be P actual. तो ये गलत है क्या, नहीं, तब ये तो 800 mmHg आ जाएगा. ठीक है, assume that the length of the let's say mercury tube, barometer tube remain constant. Our mercury remain constant. इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, कहाँ लगेगा सोचो. इतनी सारी हिंट देने के बाद आंसर तो आना चाहिए. Literally I have explained the question completely. फॉल्टी बैरोमीटर का क्या केस पढ़ाया था वो देखो, क्या बताया था, कैसे बताया था फॉल्टी बैरोमीटर में प्रेशर क्या रहता है. गलत सुशील. इस बार सबसे ज्यादा नंबर किसके आए थे, कहाँ है आंसर, कौन है, who got maximum marks. क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अभी दिखा नहीं सकते हैं. ओके, सो लेट्स से है ना, कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि फॉल्टी बैरोमीटर में 750 Hg का दिख रहा है जबकि 750 है. आप बताओ कि यहाँ पे जब 750 होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना होगा, जबकि एयर जो है सॉरी दिस कॉलम दिस हाइट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट.
ठीक है, चलो आप देखो सबके आंसर गलत आए हैं अभी तक। सो वी विल थिंक, सबसे पहले आपको यहाँ सोचना है कि यहाँ जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या होगा। वो एक्चुअल प्रेशर है जो यहाँ पे लग रहा है, दैट इज 750। तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, 750, राइट। दैट इज ए, बी है ना। सो प्रेशर एट बी दैट इज 750 mmHg, which is nothing but pressure of air plus 700 mmHg। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 700 तो शो कर ही रहा है ना, ठीक है। प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 50 mmHg, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट, या 100 mm इनटू एरिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रेशर एट बी इज यू डोंट नो, इट इज नथिंग बट पी एयर, लेट्स से पी डैश एयर प्लस 750 mmHg। We have already said कि ये जो लेंथ है ना वो फिक्स है, दैट इज 800। अगर ये 750 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 mmHg। तो मतलब 50 mm, नॉट hg, 50 mm, because this is 750, so this is going to be 50। so that's it। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम क्या है, लेट्स से दैट इज 50 mm into area। नाउ फ्रॉम बॉयल्स लॉ, मैंने बोला था बॉयल्स लॉ लगाना है, तुम लोगों ने बॉयल्स लॉ लगाया नहीं, एक ने भी। सो दैट इज P1B1 equals to P2B2, so that is 50 into 100 equals to 50 into P2, so P2 is going to be 100 mm of Hg, so that is going to be 850, hence PB is nothing but 100 plus 750, which is 850 mmHg, ठीक है। जिन लोगों के भी 800 आंसर आए उन्होंने डायरेक्टली ये 50 इधर ऐड कर दिया, ठीक है, करेक्ट। अब आगे आंसर, राइट, सबके। तो दैट्स, लेट्स से दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। अब इसमें हाँ 17/15 वही है ना, 750 बार मतलब 750 mmHg मतलब 1 बार, इसमें 750 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एजम्पशन का यूज ये है कि ये लेंथ फिक्स है, तभी तो ये 100 mm प्लस 700 800 है ना, तभी तो ये 50 आया। अगर ये लेंथ हम अज्यूम नहीं करते कांस्टेंट है तो फिर क्या होता, ये हमें 50 नहीं मिलता। जैसे जैसे हाइट ऑफ दिस मर्करी इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ये क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करना चालू करेगा ना, वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे 100 mmHg हो गया प्रेशर। ओके चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको छोड़ देंगे। रिपीट, ओके, व्हाट आई सेड इज कि देखो इस फॉल्टी बैरोमीटर में एयर है, अगर ये एयर नहीं होती तो ये वैक्यूम होता, तो यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर लगने वाला 0 होता, राइट। तो जो प्रेशर यहाँ पे हाइट के थ्रू दिख रहा है वही एक्चुअल में प्रेशर होता, बट ये फॉल्टी बैरोमीटर है तो एयर है, तो एयर का भी प्रेशर आएगा। सो दैट्स वाई जो यहाँ हाइट दिख रही है वो प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर इज पी एयर प्लस दिस हाइट, है ना, दैट इज गोइंग टू बी। सो इससे हमें प्रेशर ऑफ एयर मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये लेंथ फिक्स है ना, पहले यहाँ 100 mm था, राइट, ये 700 था, तो टोटल हो गया 800 mm इस लेट्स से ट्यूब की हाइट। ये कह रहे हैं अगर ये 750 हो जाएगा तो ये एयर का कॉलम जो होगा वो कितने में हो जाएगा, 50 mm में हो जाएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग इट। नाउ अनदर क्वेश्चन और बैरोमीटर इज,
हाँ बोलो बेटा, जांच करें। सर वो वहाँ 100 कैसे आया, मेरे को वो नहीं समझा। कहाँ पे 100? सर वो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। भाई 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर नहीं होता है? बताओ। हाँ सर होता है। वो मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं सेम लेट्स से यूनिट रख सकूं। यहाँ mm था तो यहाँ पे भी mm कर लिया। यस सर, सॉरी याद आ गया। ओके थैंक यू सर। नाउ अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, है ना। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिख पाया है वो वीडियो देख लेना। अनदर एग्जांपल, दिस इज रिलेटेड टू बैरोमीटर। तो बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस। इन ईच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल find the pressure of trapped gas. First, let's say ये ट्यूब ऐसे दे रखी है ना। इस ट्यूब में यहाँ पे एयर दे रखा है। दिस इज मरकरी विच इज ऑफ 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे रखा है प्रेशर एक्सटर्नल इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, आपको प्रेशर यहाँ बताना है क्या होगा। ये पहला है ए। बी, यही ट्यूब उल्टी दे रखी है। इसमें भी सेम है। अब यहाँ पे एयर यहाँ पे है। दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से मरकरी दैट इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज ए, मतलब ये है पी एक्सटर्नल which is nothing but 75 mm of Hg। B and C। C में ये टिल्टेड दे रखी है ऐसे ट्यूब of angle theta and okay this is going to be let's say mercury over here and that column height is let's say 10 centimeter। ठीक है, और यहाँ पे लगने वाला प्रेशर जो है दैट इज पी एक्सटर्नल दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सेवेंटी फाइव सब में एक्सटर्नल प्रेशर ये 75 ही है। अच्छा ये mm लिखा, ओहो सेंटीमीटर है। ओके तो सिंपल सी बात ये है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ राइट। व्हाट यू हैव टू डू कि ये प्रेशर को ऐड करना है। देखो एयर का जो भी प्रेशर है, मैंने बोला था हर एयर जो गैस है उसका हर पॉइंट पे प्रेशर सेम ही रहने वाला है। आप इस पॉइंट पे निकाल लो चाहे कहीं पे भी निकाल लो राइट, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम।
सो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे इसमें, वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज गोइंग टू बी इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा. सो दैट इज 750 mmHg और ये यहाँ पे mg मास जो लगेगा लाइक दैट. सो दैट्स वाई यहाँ पे P air इज नथिंग बट 75 mmHg प्लस 10 750 सेंटीमीटर नॉट सेंटीमीटर 75 centimeter of Hg plus 10 centimeter of Hg. So that's why P air is going to be 85 centimeter of Hg. ठीक है. अगर ये ऊपर लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P air plus mg equals to P external, है ना. इस पॉइंट पे mg तो नीचे की तरफ ही लगने वाला है, तो ये राइट. सो P air is equals to 75 minus 10, so that is 65 mm of Hg. बस इतना ही, यही सिखाना था. अब अगर मान लो, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज लाइक दिस. अगर ये थीटा है, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. किसी भी पॉइंट पे मतलब ये राइट, जो mg है वो नीचे की तरफ, बिल्कुल डायरेक्टली नीचे की तरफ लगेगा, राइट. So the mg vector is going to be like this, but the P external is in this direction, no? Perpendicular to surface. Surface is like this. उसके जो perpendicular होगा. So that's why you have to write mg का vector इस direction में क्या होगा. इस direction से तो pressure आएगा नहीं, right? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरह से. So that is P external, and that is mg, and this is theta. So this is going to be 90 minus theta. So that is going to be, इसको लिख लेंगे हम, है ना. So P external plus mg, है ना, cos 90 minus theta, which is nothing but this is P air, क्योंकि ये डाउन में है, यहाँ पे एयर है. So P air is nothing but P external plus mg sin theta. What is mg? 10 सेंटीमीटर का ये है, तो this is going to be P external is 75 plus 10 sin theta. ठीक है, ये आ गया आंसर. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. अच्छा, एक और इसमें अगर हम मान लो, है ना, एक और डी केस ले लेते हैं. अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल होता, ऐसा राइट, ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा, और ये मरकरी लेट्स से 10 सेंटीमीटर, और ये पी एक्सटर्नल यहाँ पे दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच, और ये एयर है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास लगने वाला था ये आ गया पी एक्सटर्नल, व्हिच इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी एयर. क्योंकि जो mg है वो क्या होगा, है ना, वो तो ये वर्टिकल लाइन में लगेगा, तो हेंस पी एयर क्या हो जाता है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर ऑफ एच. तो हमने बॉयल्स लॉ खत्म कर दिया, फॉल्टी बैरोमीटर वगैरह ये सब कर दिया, राइट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चार्ल्स लॉ पढ़ाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, कल ही है हमारी क्लास. तो आपको होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क करना है मैट्रिक्स मैच एंड जेई मेन, है ना, विंडोज टू जेई मेन. दैट्स इट, यहाँ क्लास खत्म कर रहे हैं. बाय.